नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर फेल हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फिर से फेल हो गई है। और इस बार मामला है यूजीसी और नेट से जुड़ा। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें इतनी सारी गड़बड़ियां थीं कि छात्रों का दिमाग भी चकरा गया और वो विचार कर रहे थे कि बनाना रिपब्लिक के किसी एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं कि भारत के। आपका क्या नाम है? तन्मय शर्मा। तन्मय जी, आपने भी यूजीसी दिया है। एनटीए ने बड़ा अच्छा काम किया है कि आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई? नहीं, कमी तो देखो, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस से दिया था, उसका तो चलो पेपर लीक और कुछ हुआ नहीं, बट पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था, मतलब एज़ कंपेरेटिव पहले के हिसाब से। और दूसरी चीज़ें जो देखे, जो हर साल नेट का पेपर लीक हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, कमी है। और पता नहीं क्यों अब नीट के पेपर के लीक के बाद ये मुद्दे उठ रहे हैं। पर मैं थर्ड ईयर में था, मैं तब से बता रहा हूँ, मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई, अभी मेरा लॉ का सेकेंड ईयर चल रहा है। मैं थर्ड ईयर में था, मैं तब से देखता आ रहा हूँ कि नेट का पेपर बिकते थे यहाँ पे। अगर नेट के पेपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं गंभीर आप? आरोप है, मतलब नेट के पेपर ऐसे बिकते थे कि अंदर ही अंदर सभी लोगों को पता है पेपर बिक रहे हैं, लोग पैसे दे के नेट क्लियर करवा रहे हैं, पैसे दे के जेआरएफ करवा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब आम स्टूडेंट को ये चीज़ पता है, तो सरकार जो इतने बड़े पद पे बैठी है, क्या उनको नहीं पता? बहुत बड़ी और बात कर मैं रहे हैं, तो बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्या और नाम है मैं तो आपका? तन्मय शर्मा नाम है मेरा। तन्मय मैं तो जी। ये कहना चाहूँगा कि जो इस्तीफ़ा अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का लिया है, इस्तीफ़ा तो आपको अमित शाह का लेना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री में तो अमित शाह जी है। अच्छा। जब इतने बड़े वो नेक्सस को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि इतने सालों से पेपर लीक हो रहा है। मुद्दा तो इस साल उठा है ना, आपको क्या पता पिछले साल हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल, तन्मय ये सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घुमाकर गृह मंत्री पर निशाना साध रहे हैं कि ये जो चोरी हो रही है, अगर पर्चा, जैसा कि इनका आरोप है कि पेपर बिक जाता था, तो उसके पीछे उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जो पावरफुल एजेंसीज हैं उन्होंने। आपने भी नेट का इस बार दिया एग्जाम? जी, किस विषय से दिया? मेरा वैसे इतिहास विषय था, लेकिन तमाम मित्र मेरे अंग्रेजी विषय के, सोशियोलॉजी के या कॉमर्स के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है। अक्षय प्रताप सिंह जी, एनटीए की जो भूमिका है इस पे फिर से बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एनटीए की जो ये परीक्षा है, इसमें बड़ी संख्या में जो मास्टर्स के छात्र बैठते हैं, उनका जो 6 महीने का समय होता है, बहुत क्रुशियल समय होता है कि 22-23 वर्ष की अवस्था में होते हैं, किसी को नौकरी के लिए अप्लाई करना है, किसी को राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। जब इस तरीके से पेपरों को जो है कैंसिल किया जाएगा, दोबारा किया जाएगा, तो उनका वो जो कीमती समय है वो बेकार होता है। उनकी जो आशाएं होती हैं कि हाँ, 6 महीने बाद, इतने समय बाद इस बार हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जब उसमें देर होती है, तो वो अभी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं, अभी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं, मध्य प्रदेश में वैकेंसीज के फॉर्म चल रहे हैं अभी, तो उन सब में वो जो है योग्य पात्र नहीं हो पाएंगे, उनका उसमें कैंडिडेट्स नहीं हो पाएंगे, तो उन सब अक्षय, एनटीए को लेकर क्या कहना है आपका कि एनटीए को एकदम, जिसको कहते हैं कि भंग कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए क्या? एक स्टूडेंट के तौर पर, क्योंकि आप ही जो है नेता, तुम ही हो कल के, एक गीत है बड़ा, तो आप ही नेता कल के हैं, आप क्या करेंगे इस पर? देखिए, हम लोग विद्यार्थी भी हैं, नेतृत्व भी करते हैं, इस नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संस्थाएं होती हैं वो मुखौटा होती हैं। संस्थाओं के अंदर कौन बैठे हैं, अगर हम केवल संस्था का नाम बदल देने से, कि एक आयोग का नाम बदल दिया गया तो उससे उसकी वर्किंग बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। एनटीए जो एक बॉडी है, उसके अंदर जो लोग हैं, जिस तरीके से पेपर बन रहा है, उस पर लेकर कुछ परिवर्तन हो भी रहे हैं और परिवर्तन होने चाहिए। एनटीए को लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत आक्रोश है, आक्रोश जायज़ है, और इसको लेकर के बहुत सेंसिटिव होकर के काम किए जाने की आवश्यकता है। मैंने इस प्रोग्राम के शुरू करने से पहले इन लोगों से आग्रह किया था कि भैया एनटीए के खिलाफ कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिएगा, बेहद नाराज़गी है। और अक्षय ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मुखौटा है, बहुत पते की बात कही, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो ये सब कुछ जो मुखौटा लगाकर आप जब तक जो जड़ है, जो रूट कॉज है, उसको हिट नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं, लाख बातें होती रहें। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मघेंद्र नाम है मेरा, महेंद्र और मैंने भी अभी नेट का एग्ज़ाम दिया है संस्कृत सब्जेक्ट से। अच्छा, जी। तो बहुत खुश हैं आप एनटीए के पूरे से कामकाज से? देखो, ऐसा है कि पिछले कई वर्षों से अपन देखें कि परीक्षा का प्रारूप कैसा रहा है, राज्यों को भी देखे, केंद्र सरकार को भी देखे, तो एनटीए ने बहुत अच्छे सुधार अपने में किए हैं। पर रिफॉर्म की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसका यही कारण है कि जब पिछली 1-2 दिन में अपन ने देख लिया कि 3 पेपर कैंसिल हो गए, तो रिफॉर्म की आवश्यकता तो बहुत बड़े लेवल पर है। पर वो रिफॉर्म कैसे होना चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। केवल और केवल किसी का इस्तीफ़ा लेना और वो सब नहीं हो सकता है। जवाबदेही तय होनी चाहिए।
जांच होनी चाहिए और इन सब चीज़ों पे एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि इस्तीफ़ा जो है ना, इस्तीफ़ा आप मांग रहे हैं, इस्तीफ़ा देने के बाद में भी अगर जहाँ पे दीमक लगी अपन दीमक को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो फिर इस्तीफ़ा जायज़ नहीं है। जायज़ वो है जब हम गड़बड़ कहाँ से हो रही है उस गड़बड़ को पकड़ा जाए। पेस्ट कंट्रोल नहीं, संस्कार धानी से आते हैं आप? मध्य प्रदेश से हैं? नहीं, मैं जोधपुर राजस्थान से आता हूँ। जोधपुर से, राजस्थान से हैं। वीरों की धरती है, ये कह रहे हैं दीमक जो लगा है वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर सफाई हो रही है, दीमक अपना चाट रहा है, काम कर रहा है। सिद्धार्थ हैं, ये भी बड़े क्रांतिकारी हैं, लेकिन क्रांति कुछ काम नहीं आ रही है। सिद्धार्थ, ये छात्रों में तो इतनी नाराज़गी है, जिससे बात करो वो नाराज़ है एनटीए के कामकाज। अब ये बताइए, 3 जो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी परीक्षा रद्द हुई है, उनके बच्चों का तो बड़ा बुरा हाल होगा। जी बिल्कुल, मतलब पिछले कुछ 2-3 सालों में एनटीए की जो कार्यप्रणाली है वो इतने स्तर तक गिर चुकी है। आप देखें, पिछले वर्ष जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, जो दिसंबर के साइकिल में था, हिस्ट्री के एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन गलत थे। स्टूडेंट जो था, स्टूडेंट हताश था, जिसके 2 नंबर से जीआरएफ छूटा है, किसी का 3 नंबर से नेट छूट रहा है, 4 नंबर से, वो स्टूडेंट हताश था। वो स्टूडेंट वो जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के मुताबिक आंसर कुछ और है, एनटीए के जो ऑफिशियल है उनके मुताबिक आंसर कुछ और है। तो आप ये देखो कि एनटीए के जो अधिकारी है उनका जो बौद्धिक स्तर है, वो बौद्धिक स्तर कैसा है कि उन्हें ये नहीं पता कि एनसीईआरटी के 6 की क्लास की किताब में क्या लिखा हुआ है, और वो एनटीए के अधिकारी बने हुए हैं। आप किसी एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं बदलने वाला जब तक अधिकारी की संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होंगे, जब तक एनटीए के जो लोग भ्रष्ट लोग बैठे हैं कि जो इस भ्रष्टाचार को जारी रख रहे हैं, तब तक नहीं होगा। अभी पिछले दिनों नीट का जब पेपर लीक हुआ था, नीट के पेपर लीक के बाद एनटीए पे कार्रवाई हुई, लेकिन उतनी कार्रवाई नहीं हुई। आपको सब जब चीज़ों को ठीक करना है तो चीज़ों को ठीक करने के लिए सबसे पहले वहाँ के जो भी अधिकारी है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, नए लोग लाने पड़ेंगे। क्योंकि एक वो चीज़ होती है कि समाज में जब कुछ लोग किसी कुर्सी पे एक स्थान पे बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा स्थान है, ये मुझे कोई हटा नहीं सकता, चिपक जाते हैं। जी, जब उन पे कार्रवाई होगी, जब वो उनमें भय रहेगा कि अगर हम किसी चीज़ को गलत करते हैं तो हम पे कार्रवाई हो सकती है, जब उनमें भय बना रहेगा तब ये पेपर लीक नहीं होगी। अभी इंग्लिश के एग्जाम में आप देखो कि एनटीए के क्या अधिकारी है वो, आप यूपीएससी आज लगभग 70-80 वर्षों से यूपीएससी लगातार अपना एग्जाम कंडक्ट कर रही है, कभी पेपर रिपीट नहीं हुआ। आप जेई मेंस से सीखो, जेई मेंस का पेपर कभी रिपीट नहीं हुआ, लेकिन एनटीए का आप इंग्लिश का भी इस बार का 2026 का एग्जाम उठा के देख लो तो 2024 के कई क्वेश्चन उसमें रिपीट किए गए थे। रिपीट किए गए। तो कुल मिला के छात्रों का ये कहना है कि फटकार से काम चलने वाला नहीं है, चाबुक चलाना पड़ेगा। और बौद्धिक संरचना पर ये जो यंग जनरेशन है, जो अधिकारी एनटीए के बैठे हैं, उनकी बौद्धिक संरचना, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है और उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हर जगह 3C, 4A, 4B इसकी बात होती है। तो ये जो यंग जनरेशन है उनकी क्षमता पर भी सवाल उठा रहा है, उनकी जो कि इनकी परीक्षा लेते हैं, और ये जो यंग जनरेशन है अब उनकी परीक्षा और उनकी बौद्धिक मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहा है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, एक प्रश्न और भी है कि जैसे एनटीए की बात करते हैं, यूपीएससी जैसी संस्था है, यूपीएससी लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम करवाती है, और उस एग्ज़ाम में कभी भी, जैसे सिद्धार्थ ने बताया, कि कोई गड़बड़ी हमें देखने को नहीं मिलती है, कोई भी क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होता है। एनटीए में क्या है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, एनटीए में अधिकतर जो कर्मचारी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वो परमानेंट नहीं है, उनकी नौकरी परमानेंट नहीं है, वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए हैं, कुछ समय के लिए वो रहेंगे और फिर चले जाएंगे। हाँ, नहीं, बुद्धि तो अपने साथ लाए होंगे। एक होता है कि एक अपन परमानेंट जब वैकेंसी निकलती है और उसमें जो परीक्षा पास करके जो अधिकारी बनता है, उसका की बात करके अरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बुद्धि का लेवल और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो परमानेंट नहीं है और कुछ समय के लिए आया है, उसकी बुद्धि की तुलना अपन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जितने भी सेंटर है एनटीए के, उन सारे सेंटर्स के अंदर में जो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं वही जाकर के अप्लाई करके वहाँ पे निरीक्षक बनते हैं, वही जाकर के वहाँ पे सब चीज़ें करते हैं। तो ये भी एक चीज़ सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, क्योंकि इसको भी सुधारना चाहिए। जब इतने बड़े लेवल पे परीक्षा हो रही है पूरे देश भर में, हर एक बड़े शहर में 2-3 सेंटर होते हैं, प्रतिदिन इतने बच्चे बैठते हैं, तो उसमें एक कम से कम एक ऐसी बॉडी तो तैयार हो जो परमानेंट उस परीक्षा के लिए जिम्मेदारी तय हो। इन्विजिलेटर जो होता है उन्हें स्टूडेंट्स को 500-500, 600 रुपये के हिसाब से शिफ्ट में बुलाया जाता है और उनसे इन्विजिलेशन का काम कराया जाता है। आप देखो, जो स्टूडेंट जिसकी उम्र ही 22 साल है, वो किसी 25 साल का जो नेट का अभ्यर्थी है, वो अगर जो चीटिंग करा तो उसको कैसे मना कर सकता है? अच्छा, ये आंसर शीट्स आ गए, अक्षय कुछ कह रहे हैं? हाँ, अंग्रेजी का जो पेपर था वो जो कैंसिल हुआ है अभी, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चे तैयारी कहाँ से करते हैं? बच्चे ले आते हैं PYQ।
अब तो लग रहा है कि पेपर बनाने वाले भी PYQs उठा के ले आए पेपर बनाने के लिए, और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों के जो PYQs थे उनको 10 का 10 उस पेपर में रख दिया, जिसको लेकर के वो पेपर कैंसिल करना पड़ा। तो सबसे, और उसके बाद भी NTA का आप इतिहास उठा करके देखिए, पिछली बार कई बार से जो नेट की परीक्षा है उसमें जो सवाल हैं, कई सवाल गलत होते हैं, हर पेपर में गलत होते हैं, उसी गलत आंसर की आती है, फाइनल आंसर की में भी नहीं सुधारते हैं, बच्चों से कई बच्चों से पैसा लेते हैं, उस पर क्लेम करवाते हैं कि आंसर सुधारा जाए, पैसा खा जाते हैं, आंसर में कोई सुधार नहीं होता है। आज भी आप वो नेट के जो PYQs उठा के देखेंगे तो आएगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, लेकिन NTA ने अपनी उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ये माना है। तो अलग ही वो इतिहास पढ़ा रहे हैं, अलग ही वो साहित्य पढ़ा रहे हैं, एक अलग तरीके का तंत्र वहाँ पर चल रहा है। इतिहास विषय में पिछली बार जिस तरीके से लगभग 9 प्रश्नों के उत्तर गलत थे, उसके बाद फाइनल आंसर की में भी उनको गलत दे दिया गया। फरवरी माह में रिजल्ट आया था, फरवरी मार्च 2 महीने हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित रहे हैं। अप्रैल में जब आया तो ये हुआ कि उसमें से 4 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए। तो जिन बच्चों के सही थे उनको भी नंबर मिले, जिनके गलत थे उनको भी नंबर मिले, जिनका गलत क्वेश्चंस के आधार पे 9 गलत क्वेश्चंस के आधार पे JRF हो गया था, उनका JRF भी रहा। तो ये निश्चित तौर पे छात्रों के साथ धोखा है, क्योंकि सीटें सीमित हैं, 1% छात्रों का भी JRF नहीं होता है, और इतनी छोटी क्वांटिटी में जब आप JRF अवार्ड कर रहे हैं तो उसमें ऐसी धोखाधड़ी कि गलत क्वेश्चंस के आधार पे भी JRF हो जाए, फिर आप फ्री में भी 4 नंबर दे दो, फिर कट ऑफ भी ना बढ़ाओ, उनको भी JRF दे दो, तो आगे के लिए वो सीटें कम होती चली जाती हैं। उसको कुल मिलाकर जो घपले की बात रामदेव जी कह रहे हैं वो सब हो रहा है। घपला तो चारों ओर हो रहा है, वो चाहे कोई कहे या ना कहे। हो रहा है घपला। आपने भी नेट दिया है? नहीं, मैंने CUT PG दिया था, उसमें भी यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। NTA नहीं वो बिल्कुल, हाँ जी। तो उन्होंने जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी वो ये थी कि कुछ क्वेश्चन जो गलत थे वो गलत ही रहे, और कुछ क्वेश्चन जो इन्होंने सही बताए थे उसमें भी बाद में इन्होंने गलतियाँ बता दी। पर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल बेसिकली 2-4 चीज़ों पे और मुद्दों पे ये है, क्या लॉ का एग्ज़ाम है जो CUT PG जो COQP 11 कोड है उसमें लॉ पूछा जा रहा है? तो वो नहीं। लॉ में एडमिशन हो रहे हैं जिसमें लॉ ही नहीं पूछा जा रहा, मैथ्स पूछी जा रही है, इंग्लिश पूछी जा रही है, बेसिक जनरल नॉलेज पूछी जा रही है, तो वो प्रॉपर वेस्ट CUT PG है, कोई कुछ नहीं है। पहले लॉ से जब एडमिशन हुआ करते तो बच्चे निखर के बहुत आया करते थे। CLC में LC1 LC2 ने बहुत जजेस बना लिए हैं और बन गए हैं, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब वो बच्चे आ रहे हैं जिनको किसी चीज़ पे नॉलेज ही नहीं है। और बात आप इस्तीफे की और उनकी कर रहे थे, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस्तीफे से नहीं आएगा बदलाव, कोई भी इस्तीफा देगा नहीं आएगा बदलाव, सब मैनेजमेंट के हाथ में होता है। आज कांग्रेस BJP की सरकार है, कल को कांग्रेस की आ जाएगी, तब भी मैनेजमेंट यही रहेगा, कोई नहीं बदल पाता। ब्यूरोक्रेट्स को, चेयरमैन्स को, पर्सन्स को नहीं होता इतना बदलाव। एक अकाउंटेबिलिटी का मेजर सेट हो सकता है, पर इस्तीफे से बदलाव नहीं आ सकता। चाहे आप अमित क्या शाह नाम है जी- आपका? रोहित चौधरी, मैं CLC का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का। चाहे अमित शाह जी आज खुद आके अपना इस्तीफा दे देंगे ना, तब भी देश में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अमित शाह जी वहाँ लिख के नहीं कर रहे हैं कि मैं NTA को दे रहा हूँ तो NTA चोरी का वो लिख के दे रहा हूँ कि NTA कुछ भी करेगा, या कोई भी एजेंसी आएगी। SSC में बदलाव हुए थे, एडीक्यूटी आई है। नहीं, लेकिन नेता अपने पसंद के अधिकारियों को बना देता है ना। दिक्कत क्या होती है कि अपने चुन के जो लोग हैं, भाई अंधा बांटे रेवड़ी, और अपने जितने लोग हैं उनको दे देता है। अब आपका अकाउंटेबिलिटी की बात की गई थी, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी? थैंक यू सो मच। आपकी भी कुछ शिकायत है? नहीं सर, नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। हाँ। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सर अभी जो ये NTA ने 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम रिकंडक्ट करने के लिए कहा है सर, इससे सबसे बड़ी समस्या ये होगी सर कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं सर, उन पर एक तरीके का फिर से प्रेशर क्रिएट होगा। और सर हमने खुद ने एग्ज़ाम दिया है और हम भी एग्ज़ाम देते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या सर यही आती है सर कि इस दौरान जो मेंटल प्रेशर एक विद्यार्थी को झेलना पड़ता है वो बहुत दुखद हो जाता है सर हमारे लिए। सर दूसरी चीज़, अभी चौधरी जी ने जैसे बात करी कि CUET का एग्ज़ाम में भी थोड़ी दिक्कत होती है सर, तो सर अगर मैं आपसे थोड़ा डिटेल में बात करूं तो सर मुझे पूरा का पूरा जो CUET PG का फॉर्मेट है सर, वो और UG का भी फॉर्मेट है सर। चलो थोड़ा UG का तो चलो ठीक है कि आपने देश में अलग अलग बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, वो अलग अलग हिसाब से चेकिंग होती है। CBSE ज़्यादा नंबर देता है, कोई कहता है केरला बोर्ड ज़्यादा नंबर देता है, तो आपने एक इक्वल करने के लिए कर दिया। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो CUET PG का एग्ज़ाम है स्पेशली सर, उसमें सर UGC और NTO को मिलकर सर थोड़े परिवर्तन इसलिए करने चाहिए क्योंकि सर आप देखिए कि अगर आप हिस्ट्री के से MA करते हैं और सर UGC ने कहा था कि नहीं पूरे देश में हम एक लेवल का एग्ज़ाम कराएंगे, एक तरीके से एग्ज़ाम होगा। लेकिन सर जब हम CUET PG हिस्ट्री में देते हैं सपोज करिए सर, उसमें 2 पार्ट में हमारा पेपर होता है, पेपर पार्ट A पार्ट B। पार्ट A में सर वो मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक चीज़ें पूछते हैं। अब सर दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सर पार्ट A और पार्ट B का रिजल्ट कंसिडर करता है, लेकिन सर JNU सिर्फ पार्ट B का रिजल्ट कंसिडर करता है। तो सर ये यूनिफॉर्मिटी कहाँ है एग्जामिनेशन में, कि या तो आप JNU को इस तरीके का डायरेक्शन दीजिए या फिर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस तरीके का डायरेक्शन दीजिए कि आप सब तरीके के एग्जाम यूनिफॉर्मिटी रखिए। दूसरा सर पेपर 1 लाने की ज़रूरत क्या है? अगर मैंने ये हिस्ट्री से UG करी है, मैंने हिस्ट्री से के लिए अब मैं PG के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे उसमें मैथ्स रीजनिंग थोड़ी पूछा जाना है।
तो उसकी ज़रूरत क्या है? सबसे पहले एनटीए को इस चीज़ पर भी विचार करना पड़ेगा, यूजीसी को इस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा। क्या ये एक कोचिंग मार्केट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है? क्योंकि सर जिस विद्यार्थी ने 11th और 12th अपनी ह्यूमैनिटीज़ में करी है, जाहिर सी बात है कि वो एक लंबे अरसे तक सर मैथ से और रीजनिंग से दूर रहा है। फिर उसने ग्रेजुएशन भी अपनी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में करी है, तो अब उसको सर सीयूईटी पीजी के लिए लोग कोचिंग ले रहे हैं। लॉ का इंट्रेंस पढ़ने के लिए, जैसे अभी उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि हमें भाई लॉ का इंट्रेंस में CPQ11 जो पेपर कोड है उसमें लॉ के अलावा सब कुछ पूछा जा रहा है, तो सर अब उसके लिए अलग अलग से अभी आप मुखर्जी नगर चलिए सर, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, CUET PG की तैयारी करा रहे हैं, 20,000 में तैयारी करा रहे हैं, 25,000 में तैयारी करा रहे हैं। दूसरा चीज़ सर ये कि पहले सर जब तक CUET PG इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इस तरीके के इंतजाम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तब सर क्या होता था कि विद्यार्थी का जहाँ पे फॉर्म भरने का मन होता था वहाँ का फॉर्म भरता था। अब सर पहले मैं CUET PG के लिए देता हूँ 1,000 रुपये, फिर अगर मुझे 2 सब्जेक्ट में देना है तो उसके मैं 500 से 700 रुपये अलग से देता हूँ। जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट बढ़ाता जाता हूँ मेरे एग्ज़ाम फीस बढ़ती चली जाती है। दूसरा सर हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्म फीस होती है, तो मैं अब मुझे अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या BHU में अप्लाई करना है, JNU में अप्लाई करना है, DU में अप्लाई करना है, तो सर इन सब की मुझे फीस अलग अलग देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के सर कि अगर इस देश में किसी को PG करना है और वो CUET PG के थ्रू करना है, तो वो मोटा मोटा अपने जेब में 2,500 से 3,000 रुपये तैयार रखे कि वो तब जा करके वो पूरी जगह का फॉर्म भर पाएगा। अगर किसी के पास 2,500-3,000 रुपये नहीं है तो वो समझिए कि उसके लिए थोड़ी बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं। और सर एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है सर, एनटीए में इतने सुधार की आवश्यकता है सर कि जिसका अगर आप किसी विद्यार्थी का दर्द अगर पूछेंगे, क्योंकि आप आए हैं ग्राउंड रियलिटी पर और लोगों से मैं चाहता हूँ सर बात करिए, बहुत दर्द है विद्यार्थियों में सर। क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। आदित्य प्रताप जी हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। कोचिंग का धंधा फल फूल रहा है, इनका ये भी आरोप है सीधे सीधे कि ये मिली भगत है, हैंड इन ग्लव्स जिसको कहते हैं, वो मिली भगत भी है, ये इशारा कर रहे हैं। और ये छात्रों का आरोप है और जी न्यूज़ छात्रों की बात रख रहा है और बता रहा है अगर एक बौद्धिक संरचना और एनटीए की जो कमियां हैं, जो फ्लॉज हैं, जो वॉइड्स हैं, उसकी ओर अगर एक छात्र जो कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला है या नेट के ज़रिए आगे की पढ़ाई करने वाला है, नेट करके JRF लेके डॉक्टरेट PhD करने वाला है, अगर वो इशारा कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है, तो जो लोग बैठे हैं एक्सपर्ट्स, उनको ये बातें क्यों नहीं पता चल पा रही हैं? जो सीनियर IAS ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, बड़े बड़े नेता जो दम भरते हैं कि देश का विकास करेंगे, उनको ये बातें क्यों नहीं पता चल पा रही हैं? आदित्य, आप कुछ और कह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एनटीए के अधिकारी मुझे सुन रहे हों तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप 100 सवाल भी ठीक से नहीं बना सकते हैं तो आपको मौलिक अधिकार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आज सर कोई संस्था 100 सवाल ठीक से नहीं बना सकती है सर, 150 सवाल ठीक से नहीं बना सकती है, तो सर मतलब किस बात का कितना बड़ा परीक्षा आयोग, कितना बड़ा परीक्षा आयोग? 2047 और विश्व गुरु का सपना हम कैसे देखें जिस पे देश में यंगस्टर्स जो प्रेशर ये बता रहे हैं आदित्य, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से हमारी बात हो रही है, किस ढंग का प्रेशर होता है उन पर, उनके परिवार पर। और जब पेपर लीक हो जाता है, और इनका एक ये बात इन्होंने जो कही बड़ी ज़ोरदार कही कि अगर 100 सवाल तुम नहीं तैयार कर सकते तो तुम्हें पद पर रहने का कोई अख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ये आदित्य का कहना है। उस 100 से 150 सवाल के लिए इनके पास 6 महीने का समय होता है। 6 महीने का समय होता है। बहुत सारी बातें हैं। तमाम स्टूडेंट्स ने बौद्धिक संरचना पर सवाल उठाया कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं इसलिए लापरवाही बेपरवाह रहते हैं कि अरे क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, आज है कल नहीं है। एक जो स्थायित्व वाली बात कही, ऐसे अधिकारियों को चुनने की बात कही जो वाकई भारत के शिक्षा सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं। वाकई नीयत अगर है आपकी, और नीयत अगर नहीं है, तो अगर आप 100 सवाल नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो अगर हम छात्रों की भाषा में बात करें तो लानत है ऐसे सिस्टम पर जो कि अपने छात्रों के भविष्य को ठीक ढंग से संवारने में भी मदद नहीं कर पा रहा है।